डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम काम कर रहे हैं आप लोगों के न्यूमेरिकल पोर्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने पर और आज का सब्जेक्ट है आरसीसी और हम इसमें एसएससी जेईई पीवाईक्यूज में जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उन सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि रेन लोड क्या होगा अगर डीएस है वो 2 इंच है, डीएच है वो 1 इंच है। तो ये थोड़ा सा अनकॉमन क्वेश्चन है। यहाँ पर याद रखना होगा आपको फॉर्मूला, ये इक्वल होता है 5.2 इंटू डी एस प्लस डी एच। डीएस यहाँ पर स्टैटिक हेड है, डीएच है वो हाइड्रोलिक हेड है जो रेन वाटर के कारण हेड आ रहा है। और इसमें आप अगर वैल्यूज रखोगे तो 5.2 प्लस 2 प्लस 1 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो यहाँ पे 15.6 आ जाएगा आंसर ऑप्शन सी। और ये आएगा पीएसएफ में यानी पाउंड फोर्स पर स्क्वायर फीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया है कि टारगेट मीन स्ट्रेंथ क्या होगी। M30 ग्रेड कंक्रीट है और स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 5 है। एक होता है एफसीके जो कि आपने पढ़ाई होगा, वो स्ट्रेंथ जिससे नीचे ओनली 5% सैंपल्स हैं वो फेल होते हैं। जैसे कि मैंने 100 सैंपल्स टेस्ट किए, 100 सैंपल्स में से 95 ऐसे सैंपल थे जिनकी स्ट्रेंथ है वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ग्रेटर है और 5 ऐसे सैंपल हैं जिनकी स्ट्रेंथ है वो 20 से कम आई है। तो अब 20 मेरा एफसीके है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। एक होता है मीन एफएम, मीन स्ट्रेंथ, टारगेट मीन स्ट्रेंथ। ये वो स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करता है जिससे कि नीचे 50% सैंपल वो फेल हो रहे हैं। तो आपको ये समझ आया होगा कि एफएम है वो एक तो ग्रेटर होगा एफसीके से, क्योंकि अगर अब ये तो 5% था, अगर मैं 50% पार्टिकल्स को फेल होने दे रही हूँ, मैं अलाउ कर रही हूँ, तो इट मीन्स मैं हायर वाली स्ट्रेंथ लूंगी। तो जितना हम अपवर्ड जाएंगे, ये फेल होने वाला जो परसेंटेज ले रहे हैं उतना ही ज्यादा हमें स्ट्रेंथ मिलेगा। अब ये रिलेशन है इन दोनों में जो कि आपको याद रखना होगा। सिग्मा की वैल्यू है, ये डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पर। कोड में इसकी वैल्यूज की एक टेबल दी गई है, बट इस क्वेश्चन में तो आपको वैल्यू दे दी है तो आपको वो भी याद रखने की जरूरत नहीं है। आप जस्ट वैल्यूज रखोगे इसमें। एफ सी के हो गया 30 क्योंकि M30 ग्रेड है, प्लस 1.65 इंटू 5 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, सेम पिछले में जो फॉर्मूला था उसी पे है। यहाँ पे है M20 ग्रेड कंक्रीट और टारगेट मीन स्ट्रेंथ दे दी है, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा है। तो एफ एम इज इक्वल टू एफ सी के प्लस 1.65 सिग्मा। यहाँ पे आप अब वैल्यूज रखोगे तो सिग्मा की वैल्यू निकाल सकते हो, एफ एम माइनस एफ सी के अपॉन 1.65। एफ एम है 27, एफ सी के होगा 20 डिवाइडेड बाई 1.65 और इसको जब आप यहाँ पर सोल्व करोगे तो आपको करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 4.24 आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में दिया है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा अगर एक बीम है उसकी इफेक्टिव डेप्थ 400 mm है और Fe 250 वहां पर यूज किया गया है। तो Fe 250 है, ये यहाँ पे 250 है, ये है स्ट्रेंथ। और ये जो होता है फॉर्मूला वो डिपेंड करता है कि Fe हम कौन सा यूज कर रहे हैं। ये वैल्यूज आपको याद रखनी है। एक्स यू बाई डी की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, लिमिटिंग जो होता है न्यूट्रल एक्सिस, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, जो कि बैलेंस्ड सेक्शन है। तो यहाँ पर एक्स यू बाई डी की वैल्यू 0.53 होती है, एफ ई 250 है तो, और एफ ई अगर 415 है तो 0.48 होती है और एफ ई 500 के लिए होती है 0.46। तो यहाँ 250 है तो 0.53 हो जाएगा, एक्स यू की वैल्यू आ जाएगी 0.53 इंटू 400। इसको आप सोल्व करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में दिया है कि लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम जिसका साइज 250 mm है, विड्थ 550 mm है, डेप्थ यूज किया गया स्टील Fe 500 और कवर है वो 50 mm है। तो एक्स यू बाई डी की वैल्यू अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में कितना था, 500 के लिए 0.46, तो ये 0.46 के इक्वल होगा। अब यहाँ पर ये टोटल डेप्थ आपको दी गई है और कवर भी दे दिया है, तो इफेक्टिव डेप्थ क्या हो जाएगी, टोटल डेप्थ जो है 550 माइनस कवर का माइनस कर देंगे हम, तो ये आ गया 500। अब यहाँ पर एक्स यू आपका आ जाएगा
0.46 इंटू 500 और इसको जब आप सोल्व करोगे तो 230 आएगा आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, ये M25 कंक्रीट के लिए क्या होगा IS 456-2000 के अकॉर्डिंग। तो ये जो नया वाला कोड है इसमें वैल्यू थी 5000 रूट FC के। जो E की वैल्यू है इलास्टिक मॉडुलस, उसकी वैल्यू ये दी गई है कि इस फॉर्मूले से आप डिटरमाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे FCK की वैल्यू अगर 25 रखेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5000 इंटू 5, 25,000 आ जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग अगर हम WSM मेथड यूज कर रहे हैं तो मॉड्यूलर रेशियो क्या होगा अगर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट है और सिग्मा CBC की वैल्यू दे दी है। सिंपल सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मोस्टली SSC JEE में। 80% ऑफ द क्वेश्चंस हैं वो सिंपल होते हैं, कैलकुलेशन भी इजी होती है। जैसे यहाँ पर पूछा है आपसे M, आपको पता ही होगा M इक्वल होता है 280.3 सिग्मा CBC। यहाँ पर 283 इंटू 8.5 और अगर ये वैल्यू रख के सोल्व करोगे तो 10.98 आएगा आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि कोई RCC की बीम है जिसकी इफेक्टिव डेप्थ 500 mm है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 300 mm है, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर में Fe415 का स्टील यूज किया गया है और ओनली टेंशन फेस में हमने रेनफोर्समेंट दिया है। तो ये कौन सी टाइप की बीम है? तो XU/D की वैल्यू हम निकालेंगे। यहाँ पर XU/D की वैल्यू क्या आ रही है? इफेक्टिव डेप्थ है 500, XU है 300, तो 300 डिवाइडेड बाई 500, 3/5 यानी 0.6 आ रहा है। जो बैलेंस सेक्शन था उसके लिए XU/D की वैल्यू थी 0.48, जो Fe415 है उसके लिए। अब यहाँ पर ये था बैलेंस सेक्शन, इससे कम हम स्टील डाल सकते हैं, इससे ज़्यादा अगर हम स्टील डालेंगे तो जो हमारी बीम है वो ओवर एनफोर्स्ड हो जाएगी। अब कम ज़्यादा से क्या सिग्निफिकेंस है कि जैसे-जैसे जितनी स्टील हमने बीम में डाली है वो बढ़ाते जाएंगे, XU नीचे शिफ्ट होता जाएगा क्योंकि नीचे की तरफ अब फोर्स ज़्यादा है। स्टील ज़्यादा होगा तो जो फोर्स ले रही है वो भी ज़्यादा होगा, तो ज़्यादा एरिया कंप्रेशन में जाता जाएगा, न्यूट्रल एक्सिस है वो नीचे शिफ्ट होती जाएगी। ये जो थी ये लिमिटिंग वैल्यू थी न्यूट्रल एक्सिस की कि मैक्स टू मैक्स यहाँ तक न्यूट्रल एक्सिस को हम अलाउ कर सकते हैं, इतनी नीचे तक जा सकती है, इससे ज़्यादा नीचे नहीं जानी चाहिए। इससे ज़्यादा नीचे जा रही है मतलब ओवर एनफोर्स सेक्शन है और वो है वो हम डिज़ाइन नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसका फेलियर है वो ब्रिटल फेलियर होता है। तो यहाँ पर XU/D की वैल्यू आ रही है 0.6। तो आपको पता चल गया होगा कि हमने जो डिजायर्ड थी, जो लिमिटिंग सेक्शन था, बैलेंस सेक्शन था, उसके लिए जो स्टील रिक्वायर्ड है उससे ज़्यादा स्टील डाली है, तो ही न्यूट्रल एक्सिस नीचे गई है। XU/D की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, तो यहाँ पर ओवर एनफोर्स सेक्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9th में दिया है कि IS 456-2000 के अकॉर्डिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट M25 अकॉर्डिंग टू LSM मेथड। तो IS कोड का ये क्वेश्चन है, वहाँ पर दिया है कि ऐसे तो कोड मेंशन किए हैं कि आपको टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालनी है, स्प्लिट वाली निकालनी है या दूसरी निकालनी है, आप ये कोड फॉलो करके ये टेस्ट कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर भी डिजाइनर को अगर उसका रफ एस्टिमेट एक चाहिए तो फॉर्मूला दिया है कि इस फॉर्मूले से आप टेंसाइल स्ट्रेंथ निकाल सकते हो कंक्रीट की। तो 0.7 इंटू M25 है, तो 0.7 इंटू 5 आ जाएगा, ऑप्शन बी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10th में दिया है कि एक कैंटिलीवर बीम है जिसका साइज 300 mm इंटू 50 mm है, 3 बार से 12 mm डाया की टेंशन में जोन में, स्पैन है 3 मीटर, M20 कंक्रीट है, Fe500 स्टील है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? क्लियर कवर हमें एज्यूम करना है 25 mm। अब एक्चुअल जहाँ पर हमें न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ निकालनी होती है, LSM मेथड में हम क्या करते हैं, हम कंप्रेसिव फोर्सेस को टेंसाइल फोर्स के इक्वल कर देते हैं। कंप्रेसिव फोर्सेस का मैग्नीट्यूड होता है 0.36 FCK, ये तो इंटू बी इंटू XU, ये टोटल उसका जो स्ट्रेस ब्लॉक बनता है इस तरीके से, उसका एरिया हो गया जो कि फोर्स के इक्वल होगा और इसको हम यहाँ पर इक्वल कर देते हैं, जो टेंसाइल साइड में फोर्स आ रहा है वो इक्वल होगा 0.7 FY इंटू AST। अब इसमें सारी वैल्यूज रख देनी है, बट थोड़ा कैलकुलेटिव है क्वेश्चन और ऐसे क्वेश्चन को आप फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो। हालांकि आप देख पा रहे हैं कि ऑप्शंस हैं वो काफ़ी दूर हैं,
तो आप काफ़ी हद तक अगर आप अप्रोक्सीमेशन करोगे तो उससे भी हो जाएगा क्वेश्चन। यहाँ पे अब XU आपका क्या आएगा 0.87 FY AST अपॉन FCK BXU। इस पे आप यहाँ पे 0.36 भी आएगा। तो वैल्यूज़ यहाँ पे हम रखेंगे अगर, तो ये आएगा 0.87, FY है 500, AST कितना है हमारे पास 3 बार है 12 mm डाया की, तो 3 नंबर ऑफ बार इंटू एक बार का डाया है π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, दिस डिवाइडेड बाय 0.36, FCK है 20, B की वैल्यू यहाँ पर है विड्थ कितना दिया गया है 300, साइज दिया ना तो ज़्यादा वाला डेप्थ होगा, 550 टोटल डेप्थ है और क्लियर कवर हमें दिया है कि हम यहाँ पर अज्यूम कर सकते हैं। सो डी तो रिक्वायर्ड नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ बी चाहिए हमें इस फॉर्मूले में। तो इसमें अगर आप यहाँ पर अब सोल्व करोगे तो आंसर है वो ऑप्शन सी आएगा, बट आपको एग्जैक्टली सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आप पाई का अप्रोक्सीमेशन कर सकते हो या 12 की जगह 10 लेके राउंड ऑफ करके निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11th में दिया है कि एक माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन है जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ 250 है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी 5 है, अलाउेबल वर्किंग स्ट्रेस क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है कि माइल्ड स्टील का स्पेसिमेन की आपको FY दे दी है और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है वो रेशियो होता है FY अपॉन जो वर्किंग स्ट्रेस है, मतलब FY वो मैक्सिमम हम मानते हैं कि यहाँ तक लोड है वो ले सकता है, यील्डिंग को हम फेलियर मान लेते हैं। तो FY अपॉन वर्किंग स्ट्रेस हमसे पूछा है वो हो जाएगा 250 डिवाइडेड बाई 2 यानी 125, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि M25 कॉन्क्रीट है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा, किस रेंज में होगा। तो ये फॉर्मूला हमने देखा है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का कॉन्क्रीट के लिए, FCK रूट, तो 5000 इंटू 25 का रूट यानी ये आएगा 25,000 और ये दिया गया है इसमें ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है कि स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम है, कोई रेक्टेंगुलर सेक्शन है, सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, लिमिट स्टेट मेथड की हम बात कर रहे हैं। तो सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स है, ये कहाँ पर लाई करता है। तो स्ट्रेस डायग्राम और स्ट्रेन डायग्राम LSM के और WSM दोनों के आपको पता होना चाहिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं इसके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्ट्रेस जो स्ट्रेन का डायग्राम है LSM में कुछ ऐसा बनता है कि ये स्ट्रेन यहाँ पर 0.002 है और एक्सट्रीम फाइबर पे स्ट्रेन है वो 0.0035 है। यहाँ से न्यूट्रल एक्सिस से लेके 0.002 का जो स्ट्रेन है वहां तक हमारा जो ग्राफ है वो पैराबोलिक होता है। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो है, जो हमने सोम में भी पढ़ा था, वो इस तरीके से पैराबोलिक होगा, उसके बाद में ग्राफ है वो ऐसे स्ट्रेट जाएगा। अब यहाँ पर ये डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाली और ऊपर वाली, ये आप ट्राइंगल से निकाल सकते हो। आप इसमें ही ये वाला एंगल सेम होगा, तो एक बार आप छोटा वाला ट्राइंगल अंदर वाला ये वाला कंसिडर कर लो और दूसरी बार ये जो रेड कलर में मैं बना रही हूँ ये वाला ट्राइंगल अगर कंसिडर कर लो तो आप ये निकाल लोगे कि ये 4/7 XU है और ऊपर वाला 3/7 XU है। इसमें अगर आपको याद रखने में डिफिकल्टी आए तो आप इस हिंट की हेल्प लोगे कि अगर ये पॉइंट 004 होता है तो ये ऊपर नीचे वाली डिस्टेंस इक्वल होती। अभी ये इससे थोड़ा कम है, इससे थोड़ा कम है तो नीचे वाली डिस्टेंस तो ज़्यादा है, तो ये 4/7 XU हो जाएगी, ऊपर वाली डिस्टेंस है वो कम है तो ये 3/7 XU हो जाएगी। अब इसमें अगर मैं स्ट्रेस ब्लॉक की बात करूं तो जैसा मैंने अभी बताया कि यहाँ तक तो ऐसे पैराबोलिक होता है और उसके बाद में स्ट्रेट जाता है कर्व। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो ये 3/7 और 4/7, उसके बाद यहाँ पर जो एक्सट्रीम पे जो स्ट्रेस है 0.46 FCK होगा, एक्सट्रीम पॉइंट पे जो स्ट्रेस है। ये जो डिस्टेंस है न्यूट्रल एक्सिस की ये 0.42 XU होगी। ये न्यूट्रल एक्सिस की नहीं, सॉरी, जो कंप्रेशन ब्लॉक है, जो कंप्रेशन वाला डायग्राम है स्ट्रेस डायग्राम, उसका सेंट्रोइड है, उसकी टॉप फाइबर से डिस्टेंस 0.42 XU होगी और इसका टोटल एरिया है। अब ये रेक्टेंगल तो है नहीं कि हम इसका इजीली निकाल लें, ऊपर वाला तो रेक्टेंगल है, नीचे तो पैराबोलिक है, तो पैराबोलिक का रेक्टेंगल का सबका ऐड कर करा के हम जो निकालेंगे वो इसके इक्वल आता है 36 FCK BXU। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया है,
द सेंट्रोइड ऑफ कंप्रेसिव फोर्स लाइज एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। मतलब हमसे पूछी गई है ये वाली वैल्यू, तो यहाँ पर डी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक तो यहाँ पर कंसेप्ट है बेंट अप बार का। बेंट अप बार क्या होती है बेसिकली, जैसे कि ये कोई बीम है, ये कोई बीम है, इसमें ये कोई बार दी गई थी। हम क्या करते हैं, सपोर्ट्स के पास जाते जाते बार को ऐसे बेंड कर देते हैं। इससे दो बेनिफिट होते हैं। एक तो क्या होता है, सपोर्ट्स के आसपास हमारा मोमेंट है वो नेगेटिव मोमेंट होता है। मतलब यहाँ पर ये मोमेंट है, ये अगर सैगिंग है, जो कि सैगिंग हो तो ही हम ऐसे रेनफोर्समेंट देंगे। तो यहाँ पर तो सैगिंग होगा, सपोर्ट्स के आसपास ही होगिंग होगा। तो अगर हम ऊपर बेंड कर देते हैं तो ये उसको रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। उसी के साथ ये शियर रेनफोर्समेंट के जैसे भी एक्ट करेगा, शियर को रेजिस्ट करने में हेल्प करेगा। क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि बेंट अप अगर बार है तो उसकी लेंथ क्या होगी। हमें यहाँ पर दे दी है कि टोटल जो स्पान की लेंथ है वो 10 मीटर है, और जो सेंटर ऑफ अपर एंड लोअर आर्म्स ऑफ द बेंट अप बार है वो 20 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ पर हमें ये वाली डिस्टेंस दे दी है 20 सेमी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस थी 10 मीटर। तो मुझे बेंट अप बार की लेंथ निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, मैं 10 मीटर में से ये वाली डिस्टेंस तो घटा दूँ दोनों साइड की, और ये इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस ऐड कर दूँ। तो अगर मैं हॉरिजॉन्टल वाली डिस्टेंस को एक्स से डिनोट कर रही हूँ, इंक्लाइंड को वाई से कर रही हूँ, तो मेरी टोटल लेंथ बेंट अप बार की हो जाएगी L माइनस 2x प्लस 2y। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पर, इस ट्राइंगल में ऐसे बन रहा है ये डिस्टेंस मेरे पास है 0.2 मीटर है ये डिस्टेंस, ये एंगल मेरे पास है 45 डिग्री। अब मैं ये x भी निकाल सकती हूँ और y भी निकाल सकती हूँ। अब यहाँ पर y निकालने के लिए मैंने साइन की हेल्प ले ली कि इसी ट्राइंगल में साइन 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा 0.2 अपॉन y इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस डायगोनल। y निकल गया यहाँ से मेरा, और मुझे अगर ये x निकालना है तो मैंने tan 45 ले लिया। tan 45 विल बी इक्वल टू 0.2 अपॉन x। tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होगी, तो ये 0.2 आ जाएगा x। अब इसमें मैं वैल्यू रख दूंगी और इसको सोल्व करोगे तो 10.17 आएगा, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है कि डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस अगर 1.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर है तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ Fe500 HYST बार की क्या होगी अगर बार का नॉमिनल डाया है वो 12 mm है और फुली स्ट्रेस्ड है टेंशन में। तो ये फॉर्मूला होता है सिग्मा एस टी एफ वाई अपॉन 4 टो बी डी डेवलपमेंट लेंथ निकालने का। फुली स्ट्रेस्ड है तो सिग्मा एस टी इक्वल होता है 0.87 एफ वाई के। तो यहाँ पर हम वैल्यूज रख देंगे 0.87 इंटू एफ वाई की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे 500 इंटू बार डाई है 12 डिवाइडेड बाई 4 इंटू टो बी डी की वैल्यू यहाँ पर दी गई है 1.5। इन सब की वैल्यूज रख के आप सोल्व करोगे तो 544 mm आएगा आपका आंसर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है कि डेवलपमेंट लेंथ है इन टर्म्स ऑफ बार डायमीटर क्या होगी अगर स्टील Fe415 है, डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस टो बी डी है, ग्रेड है M20, मतलब टो बी डी की वैल्यू 1.5 है M25 ग्रेड के लिए। तो पहला जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वैसा ही है, यहाँ पे हमें फाई के टर्म में आंसर निकालना है। सिग्मा एस टी हो जाएगा 0.87 इंटू 415, फाई की जगह 5 रख देंगे, 4 इंटू 1.4। इसको आप सोल्व करोगे तो 45 आएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 में दिए है कि कोई रेनफोर्स्ड कैंटिलीवर बीम है जिसका स्पैन 4 मीटर है, क्रॉस सेक्शन 150 इंटू 500 है। अगर लेटरल स्टेबिलिटी और डिफ्लेक्शन के लिए चेक करें तो यहाँ पर बीम है वो किस में फेल होगी किस में नहीं होगी। डिफ्लेक्शन के लिए चेक लगाते हैं, उसमें स्पैन अपॉन डी का रेशियो है वो अगर कैंटिलीवर बीम है तो 7 से कम होना चाहिए। तो एल है 4 मीटर यानी 4000 हो गया, डी यहाँ पर है 500, तो इससे आपका ये आ रहा है 8 जो कि 7 से लेस नहीं है, तो ये डिफ्लेक्शन में तो सेफ नहीं है। अब हम चेक करेंगे लेटरल स्टेबिलिटी के लिए। लेटरल स्टेबिलिटी के लिए कैंटिलीवर बीम की कंडीशन है कि जो लेटरल डिस्टेंस है यानी जो सपोर्ट है उसकी फ्री एंड से जो डिस्टेंस है वो 25 बी से कम होनी चाहिए और साथ ही वो 100 बी स्क्वायर अपॉन डी से भी कम होनी चाहिए। 25 बी यानी 25 इंटू 150, ये आया आपका 3750, और ये डिस्टेंस है 4 मीटर है तो 4000 है, इससे कम आई है ये वैल्यू। तो एक चेक में तो ये पास हो गई लेटरल स्टेबिलिटी के में,
दूसरा चेक हम लेटरल स्टेबिलिटी के लिए ही लगाएंगे, तो उसमें है 100 इंटू बी की वैल्यू यहाँ पर आपके लिए दी गई है, वो है 150 इंटू 150 डिवाइडेड बाई डी दिया गया 500। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये 4500 आ गया, ये आ गया 4000 से ग्रेटर, यानी लेटरल भी स्टेबल नहीं है, दोनों में फेल हो गई है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव एग्जाम के जैसा क्वेश्चन है। तो एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको मेरे अकॉर्डिंग अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए जब तक पेपर में इससे इजी क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो कि मोस्टली आपको मिलेंगे। बट अगर आपको कंसेप्ट क्लियर करने हैं तो ये ऐसे क्वेश्चंस आप रिवीजन के लिए मार्क करके रख सकते हो, ताकि उस एक क्वेश्चन में आपके ऑलमोस्ट पूरा मेथड ही क्लियर हो जाए। जैसे यहाँ पर दिया है इस क्वेश्चन में, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें दे दिया है, कंक्रीट का, स्टील का, मॉड्यूलर रेशियो भी दे दिया गया है, और हमसे पूछा है डेप्थ ऑफ द बीम, बेंडिंग मोमेंट और बी की ब्रेड्थ की फॉर्म में डेप्थ पूछा गया है हमसे। तो m इक्वल होता है क्यू बी डी स्क्वायर के, इस तरीके से m का रिलेशन आता है। q यहाँ पर क्या है, q होता है हाफ सी जे इंटू के, जे होता है 1 माइनस के बाई 3 के इक्वल, और यहाँ पर जो k है ये करता है डिपेंड एम सी और टी पर, k इक्वल होगा टी एम सी अपॉन टी प्लस एम सी। एम मॉड्यूलर रेशियो है, सी कंक्रीट की स्ट्रेंथ है जो मैक्सिमम दी गई है यहाँ पर, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस जो है, और टी है वो स्टील का परमिसिबल स्ट्रेस है। तो पहले सबसे हम के निकालेंगे, यहाँ पर के निकालने के लिए एम की वैल्यू रख दी, सी की रख दी, टी है 1400 प्लस एम की रख दी 18 इंटू सी की रख दी 50। इसको सॉल्व करोगे आप तो के की वैल्यू यहाँ पर निकाल लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जी वैल्यू आएगी 0.4, इसके बाद जे निकालोगे, जे 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 3, और उसके बाद आपको निकालना है क्यू। अब क्या होगा, क्यू है 1/2 इंटू सी 50 इंटू जे ये 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 3 इंटू के की वैल्यू है 0.4। इसको सोल्व किया तो ये 0.87 आएगा। यहाँ पर अब ये आ गया बी डी स्क्वायर, आपको डी निकालना है, तो ये क्यू जो मोमेंट है इसकी जगह बी एम लिख देते हैं, जो मोमेंट है डिवाइडेड बाई 0.87 अपॉन बी का रूट। अब 1 अपॉन 0.87 का आप स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए आएगा, बट आई डोंट थिंक कैलकुलेटर के बिना आप इसको सोल्व कर पाओगे। अब यहाँ पर ये सारी चीजें हैं क्या क्या, थोड़ा सा इनको समझते हैं। बेसिकली स्ट्रेस डायग्राम जो उसमें डब्ल्यूएसएम में होता है वो होता है ऐसा, ऐसा स्ट्रेस डायग्राम बनता है। इसमें ये एफ सी के है, ये यहाँ पर एफ एस टी अपॉन एम है। यहाँ पर है हम स्टील को इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो एरिया को ए एस टी को एम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, स्ट्रेस जो स्टील का है उसको एम से डिवाइड कर देते हैं। अब यहाँ का स्ट्रेस एफ एस टी अपॉन एम हो गया, यहाँ का एफ सी के है, और यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर एक्स यू है तो मैं ये रिलेशन निकाल सकती हूँ इनमें। कैसे निकाल सकते हैं कि एक्स यू या फिर एफ सी के अपॉन एक्स यू विल बी इक्वल टू एफ एस टी बाई एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स यू। टोटल डेप्थ है वो डी है, तो यहाँ से आपके पास एक्स यू आ जाएगा। एक्स यू की वैल्यू आएगी, वो आएगी दिस मल्टीप्लाई बाई डी। आप इसको खुद से सोल्व कर सकते हो एक बार, अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप इसको सोल्व करोगे ना, तो आपकी ऐसी इक्वेशन बनेगी दिस मल्टीप्लाई बाई डी दैट विल बी इक्वल टू एक्स यू। तो ये जो कांस्टेंट है, जो फैक्टर है, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये के हो गया। अब यहाँ से क्या आ गया आपके पास, एक्स यू आ गया। एक्स यू आ गया तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा, टोटल जो कंप्रेशन साइड में फोर्स आ रहा है दैट विल बी इक्वल टू हाफ इंटू एक्स यू। एक्स यू की जगह आप ये रखोगे के इंटू डी, ये एक्स यू हो गया आपका, दिस मल्टीप्लाई बाई एफ सी के, ये आ गया यहाँ पर जो टोटल कंप्रेसिव फोर्स है। मोमेंट निकालना है तो इसको लीवर आर्म से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पर है ये स्टील, यहाँ पर कंक्रीट का सेंट्रोइड है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगी लीवर आर्म। ये ट्रायंगुलर बन रहा है स्ट्रेस डायग्राम जो कंप्रेशन साइड का है, तो इसका सेंट्रोइड नीचे से 2/3 डिस्टेंस पे होगा, ऊपर से 1/3 पे होगा, तो ये डिस्टेंस होगी XU/3। बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी D - XU/3। तो इस फोर्स को मैं मल्टीप्लाई करूंगी D - XU/3 से। ये टोटल है, इसी को हमने इस फॉर्म में लिखा है। अब D - XU/3 थी तो हमने क्या लिखा है इसको, जे लिख दिया हमने। ये जो टर्म यहाँ पर आ रही थी, इसमें से इससे मतलब इस टर्म में से हमने लीवर आर्म में से D बाहर लेके इसको हमने ये कांस्टेंट की टर्म में लिख दिया। एक हमने इसमें से D बाहर ले लिया और इस तरीके से D स्क्वायर हो गया, अब भी आएगा ही मल्टीप्लाई में, और ये इक्वेशन है ये यहाँ से आई है। तो अगर ये आपको क्लैरिटी है ना ये फॉर्मूले का, तो आप उसमें काफ़ी बार लीवर आर्म भी पूछ लेगा, कंप्रेसिव फोर्स पूछ लेगा, XU पूछ लेगा, वो सब कुछ निकाल सकते हो आप ऐसे। XU निकलेगा वो इस वाले फॉर्मूले से निकलता है। एक छोटा-सा करेक्शन है कि FCQ के बजाय हम WSM की बात कर रहे हैं ना, तो हम FCBC लेंगे। जहाँ पर भी हमने FCK लिखा है ना, उसकी जगह FCBC लेंगे क्योंकि हम WSM की बात कर रहे हैं। FCK हम लेते हैं उसमें जो LSM वाला है उसमें। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि एक सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट की बीम है, जिस बीम की विड्थ है 25 सेंटीमीटर, इफेक्टिव डेप्थ 70 सेंटीमीटर है और मॉड्यूलर रेशियो 15 है, एरिया ऑफ स्टील है 18.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा? तो WSM में जब एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस हमें निकालना है, तो हम मोमेंट इक्वेट करेंगे जो एरिया है उसका। अब पिछले क्वेश्चन में हमने ये इक्वेशन लिखी थी, किसी को ये डाउट आ सकता है कि हम इस तरीके से क्यों नहीं निकाल रहे हैं एक्चुअल। तो ये बैलेंस सेक्शन के लिए था, ये मैक्सिमम मोमेंट था जो कि सेक्शन कैरी कर सकता है। यानी यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टील भी मैक्सिमम पे स्ट्रेस्ड है, स्टील में जो स्ट्रेस है वो उसका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल है, कंक्रीट में भी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस के इक्वल है। एक्चुअल में हो सकता है कि स्टील उतना स्ट्रेस्ड नहीं हो या कंक्रीट उतना स्ट्रेस्ड नहीं हो, तो फिर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें एक्चुअल वाला पूछा गया है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एरिया का मोमेंट इक्वल करेंगे। जैसे कि ये है यहाँ पर कंक्रीट, इसमें ये यहाँ स्टील दिया गया है और ये डेप्थ है न्यूट्रल एक्सिस की। तो स्टील का तो सेंट्रोइड ऐसे होगा, कंक्रीट का मान लिया इतने एरिया में कंक्रीट है, तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पर कहीं बीच में होगा। तो कंक्रीट का टोटल एरिया है कंप्रेशन साइड में, वो है B × X। B इसकी विड्थ है और ये न्यूट्रल एक्सिस, यहाँ तक की कंक्रीट हम कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि इतने एरिया में ही कंप्रेसिव फोर्सेज हैं। ये XU की पोजीशन है, तो B × X तो हो गया इसका एरिया। एरिया का अगर मोमेंट लेना है तो मैं उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करूंगी। मोमेंट हम इसमें इस लाइन के अबाउट लेंगे दोनों साइड का, तो B × X तो एरिया हो गया, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी अब x/2 से, क्योंकि ये डिस्टेंस x/2 होगी। ये x है, न्यूट्रल एक्सिस ही है, इसको भी मैं x कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। न्यूट्रल एक्सिस को ही मैंने x से डिनोट किया है और ये यहाँ पर होगा ये कंप्रेसिव साइड के जो टोटल एरिया है कंक्रीट का उसका मोमेंट। अब हम क्या करते हैं, हम मॉड्यूलर रेशियो की हेल्प से इक्विवेलेंट जो स्टील है उसको इक्विवेलेंट कंक्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो AST को हम m से मल्टीप्लाई करके उससे इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया निकाल लेते हैं ताकि हम इक्वेट कर पाए मोमेंट्स को। तो m × AST तो हो गया कंक्रीट का एरिया। अब स्टील की तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया चाहिए, तो m से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि m एक से बड़ा फैक्टर है, तो उसके स्टील के इक्विवेलेंट जो कंक्रीट का एरिया होगा उसका मैग्नीट्यूड स्टील के एरिया के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये m × AST आ गया मेरा कंक्रीट का एरिया। इसका मोमेंट निकालूंगी इसके अबाउट। ये टोटल डिस्टेंस है d, ये डिस्टेंस है x, ये बची हुई डिस्टेंस हो जाएगी d - x, तो मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे आप इक्वेट करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। थोड़े लेंदी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस भी, फर्स्ट राउंड में स्किप कर सकते हो। अगर अटेम्प्ट करना है तो यहाँ पे एग्जैक्टली सॉल्यूशन निकालने के बजाय हिट एंड ट्रायल से करो, वैल्यूज रख के पता करो किससे इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, वो ज़्यादा इजी पड़ेगा। 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि नॉर्मल जो केसेस हैं स्टिफनेस का सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए, वो कब सेटिस्फाई होगा, मतलब स्पान टू इट्स ओवरऑल डेप्थ का रेशियो है, ये किससे एक्सीड नहीं करेगा
तो स्टिफनेस का क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू IS कोड के अकॉर्डिंग कैंटिलीवर के लिए 7 है, सिंपली सपोर्टेड के लिए 20 है और कंटिन्यूअस के लिए 26 है। और कब है? जब स्पैन की वैल्यू 10 मीटर से कम हो। तो यहाँ पर सी आ जाएगा आंसर 20, क्योंकि ये यहाँ पर ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है। क्वेश्चन नंबर 21 है, इसमें दिए है कि कोई बीम है सिंगली रेनफोर्स्ड जिसमें परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस 50 हैं कंक्रीट के और स्टील के 1400 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। हमसे पूछा है कि जो बैलेंस्ड सेक्शन होगा उसके लिए परसेंटेज ऑफ द स्टील रिक्वायर्ड क्या होगा। तो सबसे पहले हमें एक्सयू निकालना होगा। अब यहाँ पर इकोनॉमिकल सेक्शन की बात हो रही है, तो बैलेंस्ड सेक्शन है वो इकोनॉमिकल सेक्शन होता है, क्योंकि उसमें सेम टाइम पे कंक्रीट है वो अपना मैक्सिमम लोड ले चुकी है, उसमें जो स्ट्रेसेज हैं वो मैक्सिमम स्ट्रेसेज के इक्वल है, परमिसिबल जो मैक्सिमम स्ट्रेसेज हैं, और स्टील में भी मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेसेज हैं उसके इक्वल स्ट्रेसेज आ रहे हैं स्टील में। तो फुली बहुत अच्छे से यूटिलाइजेशन हो रहा है जो भी मटेरियल है उसका। अब यहाँ पर अगर इस तरीके की सिचुएशन बन रही है तो स्ट्रेस डायग्राम ऐसा होगा, एक्सट्रीम फाइबर है वहां पर स्ट्रेसेज होंगे सिग्मा सीबीसी के इक्वल और यहाँ पर होंगे सिग्मा एसटी के इक्वल। अब स्टील का जो साइड का जो डायग्राम है उसको हम इक्विवेलेंट कंक्रीट की टर्म में कन्वर्ट करते हैं वर्किंग स्ट्रेस मेथड में। एरिया जो है एसटी उसको हम एम से मल्टीप्लाई करते हैं इक्विवेलेंट एरिया कैलकुलेट करने के लिए, और जो स्ट्रेसेज हैं उनको एम से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसमें ये थीटा और ये थीटा सेम है तो ये इक्वल होंगे। अब इस वाले ट्राइंगल में मैं टेन थीटा अगर लिखूं तो दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय बेस, जो कि इस वाले ट्राइंगल का है एक्सयू, एक्सयू है इस वाले ट्राइंगल का बेस। और नीचे वाले के लिए अगर मैं टेन थीटा लिखूं तो दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई एम अपॉन डी माइनस एक्सयू, क्योंकि ये टोटल डेप्थ तो डी है और ये डिस्टेंस एक्सयू है तो बची हुई डी माइनस एक्सयू हो गई। ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि थीटा है वो तो सेम है। तो सिग्मा सी बी सी अपॉन सिग्मा एक्स यू दिस शुड बी इक्वल टू सिग्मा एस टी बाई एम अपॉन डी माइनस एक्स यू। थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं सिग्मा सी बी सी को स्मॉल सी से और सिग्मा एस टी को स्मॉल टी से डिनोट कर देती हूँ। तो सी अपॉन एक्स यू इज इक्वल टू टी अपॉन एम डिवाइडेड बाई डी माइनस एक्स यू। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो सी डी माइनस सी एक्स यू विल बी इक्वल टू टी बाई एम इंटू एक्स यू। एम को भी अगर मैं दूसरी साइड ले जाऊं तो इक्वेशन कैसे बन जाएगी, एम यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर भी आ जाएगा। अब मैं एक्स यू को अगर बाहर ले लेती हूँ तो अंदर क्या बचेगा, अंदर यहाँ पर बचेगा एम सी, इस वाली साइड को, इसको अगर हम उस साइड ले जाते हैं इसको इधर, तो क्या होगा, इधर ये पॉजिटिव हो जाएगा तो एम सी बचेगा प्लस एक टी आएगा राइट हैंड साइड में, और लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा एम सी डी। तो यहाँ से मेरे पास ये आ गया कि एक्स यू विल बी इक्वल टू एम सी अपॉन टी प्लस एम सी इंटू डी। तो ये आपको रिलेशन मेरे तो ओपिनियन है कि आपको डायरेक्टली याद रखना चाहिए, इतना लेंथी नहीं है बट टाइम का भी इशू रहता है। तो इस फॉर्मूले को अगर आप डायरेक्टली याद रखते हो तो इजी पड़ेगा। अब क्या हुआ, हमने एक्स यू निकाल लिया। अब यहाँ पर हम एक और इक्वेशन लिख सकते हैं, वो ये कि जो मोमेंट है एरिया का कंप्रेशन साइड का और टेंशन साइड का उसको हम इक्वेट कर सकते हैं। उसको हम कैसे करेंगे इक्वेट, कंप्रेशन साइड का एरिया हो जाएगा, अगर ये बीम है ये एक्स यू है तो इतने एरिया में कंप्रेशन है, इसका एरिया हो जाएगा बी इंटू एक्स यू। इसके अबाउट हम मोमेंट लेंगे एरिया का, तो इसका सेंट्रोइड यहाँ पे एक्स यू बाई टू पे होगा, तो एक्स यू बाई टू से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कंप्रेशन साइड का जो एरिया है उसका मोमेंट हो गया। टेंशनल साइड का एरिया हो जाएगा एम ए एस टी, इक्विवेलेंट कंक्रीट एरिया में कन्वर्ट करेंगे। और डिस्टेंस अब हम इसके अबाउट ले रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ले रहे हैं, तो इसकी यहाँ पर डिस्टेंस हो जाएगी, ये टोटल डिस्टेंस है डी, ये यहाँ पर हमने स्टील डाला हुआ है, टोटल डिस्टेंस है डी, और ये यहाँ पर होगा डी माइनस एक्स यू। सॉरी यहाँ से ले रहे हैं ना हम, ये न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस ले रहे हैं तो डी माइनस एक्स यू आएगा यहाँ मल्टीप्लाई में, ये डी माइनस एक्स यू आ गया। अब मुझे चाहिए परसेंटेज ऑफ स्टील, तो मुझे ए एस टी बाई बी डी की फॉर्म में इक्वेशन चाहिए। अब मैं यहाँ पर क्या कर दूंगी कि एक्स यू की वैल्यू रख देती हूँ जो यहाँ पर आएगी,
यहाँ पर XU की वैल्यू कैसे निकालेंगे? XU शुड बी इक्वल टू M की वैल्यू रख दो आप। M है आपका यहाँ पर 18 और जो C है 18 लिख देते हैं सारी वैल्यूज 18 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 50 प्लस यहाँ पर आएगा T जो कि है 1400। इसको सोल्व करोगे तो XU आपका 0.39D आ जाएगा। ये XU आ गया। अब आप इस इक्वेशन में जहाँ पर भी XU आ रहा है वहाँ पर 0.39D लिख दो। तो ये 0.39D का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाई 2। M की भी वैल्यू रख सकते हो आप। M की वैल्यू 18 है इंटू AST और यहाँ पर हो जाएगा D माइनस 0.39D। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो कि AST अपॉन BD को तो इधर लिख दो। ये यहाँ पर D का स्क्वायर आ रहा है, ऐसे आ रहा है ये B इंटू 0.39 इंटू 0.39 D स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस शुड बी इक्वल टू 18 इंटू AST और ये 1 माइनस 0.39 मतलब 0.61D आ जाएगा। तो एक D से तो एक D कैंसिल हो गया और दूसरा D है वो AST के अपॉन में चला जाएगा। तो AST अपॉन BD इस साइड आ गया राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या क्या बचा? 0.39 इंटू 0.39 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 18 इंटू 0.61 ये आएगा। इसको आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपका फाइनल आंसर ये आ जाएगा 0.696%। तो लेंथी है थोड़ा, बट हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे थोड़ी क्लैरिटी आएगी, आपको थोड़ा यूज टू होगे। क्वेश्चन नंबर 22 में दिए है कि एक RCC का कॉलम है 300 mm बाई 300 mm का, रेनफोर्स्ड है वो 4 बार से जिनका डाया 12 mm है, लेटरल टाइज का डाया 6 mm है। पूछा है कि लेटरल टाइज का पिच क्या है वो क्या होना चाहिए। तो पिच के लिए IS 456 में दिया है कि इन तीनों वैल्यूज में जो मिनिमम होगा वो होगा 300 mm 16 टाइम्स 5 ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स यानी 16 इंटू 12 आ जाएगा यहाँ पर। और जो ये डायमेंशन है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया में जो स्मॉलर वाले डायमेंशन है उसके, मतलब अगर रेक्टेंगुलर होता जैसे यहीं पे है, अगर ये 200 इंटू 300 होता तो हम 200 वाली वैल्यू लेते। तो यहाँ पर इन तीनों में सबसे छोटी वैल्यू आएगी वो 16 इंटू 12 आएगी। दो है 300 300, इसको सोल्व करोगे तो C आएगा आंसर। और IS 456 से काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है इस पर जिसपे मैंने सारे जो भी कोडल प्रोविजन IS 456 के पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में उन सबको कवर किया है। तो आई बटन में ऊपर लिंक डाल दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हो। आपका बहुत अच्छा कमांड हो जाएगा एक बार वो वीडियो देखने के बाद इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिए है कि स्ट्रेस जो डेवलप्ड है कंक्रीट में वो है 62.5, स्टील का 250 है, विड्थ है वो 25 सेंटीमीटर है और इफेक्टिव डेप्थ है वो 70 सेंटीमीटर है। M की वैल्यू अगर 15 है तो डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम पहले डिराइव करके आए हैं, XU बाई डी इज इक्वल टू MC अपॉन T प्लस MC। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। XU हमसे पूछा गया है, D यहाँ पे 70 है, इंटू M की वैल्यू 15 है, C की वैल्यू है 62.5 डिवाइडेड बाई 15 इंटू 62.5 प्लस 250। इसको आप सोल्व करोगे यहाँ पर, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा वो आएगा आपका 55 सेंटीमीटर जो कि ऑप्शंस में है नहीं, तो सारे ऑप्शंस है वो गलत है। क्वेश्चन नंबर 24 में दिए है कि मिनिमम टेंशन रेनफोर्समेंट है वो क्या होगा। एक स्टील की एक मतलब RCC की बीम है, स्टील उसमें Fe 500 है और इफेक्टिव डेप्थ है वो 550 है। तो कोड के अकॉर्डिंग AST बाई BD जो मिनिमम वाला AST होता है ये इक्वल होता है 0.85 अपॉन FY के। तो यहाँ पर AST निकालना है हमको, BD हो जाएगा 450 इंटू D हम इफेक्टिव वाला लेंगे स्मॉल d जो कि 550 है, दिस मल्टीप्लाई बाई 0.85 डिवाइडेड बाई FY जो कि है 500। और इसको जब आप सोल्व करोगे तो फाइनल आंसर आएगा वो 420 आएगा, B हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका बीम है
जिसका स्पैन है वो 6 मीटर है। वो रेस्ट कर रहा है एक 230 की वाइड ब्रिक वॉल पर। मतलब ये 6 मीटर है और ये यहाँ पर ब्रिक वॉल की जो विड्थ है जिस पर ये रेस्ट कर रहा है, ये 230 है दोनों साइड। और डेप्थ हमें एज्यूम करनी है 85 पर मीटर। और हमसे पूछा है फैक्टर डेड लोड। तो सबसे पहले हम डेड लोड निकालेंगे, फिर जो लोड फैक्टर है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर दिया है कि 85 डेप्थ एज्यूम करनी है 1 मीटर स्पैन के लिए, और स्पैन हमारा है 6 मीटर। तो टोटल हमारी विड्थ हो जाएगी, सॉरी डेप्थ हो जाएगी 85 इंटू 6। अब ये जो बीम है इसका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका टोटल वॉल्यूम आएगा 0.510। जो इसका यहाँ पर डायमेंशन दिए गए हैं, इनमें हम करेंगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू ब्रेड्थ। तो 85 इंटू 6, ये 85 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 इंटू 6 48, 3 ये तो 0.510 तो आपका ये आ गया है यहाँ पर डेप्थ। इसको हम लेंथ से भी मल्टीप्लाई करेंगे जो कि है 6 मीटर। तो सबको यूनिट मीटर में ही रख लेते हैं। तो 6 है तो 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई जो विड्थ है बी वो है 230, तो 0.230 लिख देंगे। ये मीटर क्यूब में आ गया है वॉल्यूम। अब मुझे डेड लोड निकालना है तो मैं इसको स्पेसिफिक वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगी। और आरसीसी मेंबर के लिए स्पेसिफिक वेट हम लेते हैं वो 25 लेते हैं। तो ये इसको जो भी आया है ये 0.51 इंटू 6 इंटू 0.23, इसको मल्टीप्लाई करूंगी मैं 25 से, तो किलो न्यूटन में मेरा डेड लोड आएगा। और फैक्टर लोड निकालना है तो मैं इसको डेड लोड का जो फैक्टर होता है लोड फैक्टर 1.5 उससे मल्टीप्लाई कर दूंगी। ये जो यहाँ पर जो भी आएगा इसको 1.5 से मल्टीप्लाई करना है और फाइनल आंसर है वो ऑप्शन ए आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि एक कंटिन्यूस स्लैब है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज की। ओवरऑल डेप्थ है स्लैब की क्या होगी वर्टिकल डिफ्लेक्शन लिमिट को सेटिस्फाई कराने के लिए। तो सिंपली सपोर्टेड बीम है, उसमें अगर माइल्ड स्टील है तो 35 होता है, HYST हाई स्ट्रेंथ वाली बार है तो 28 होता है। हाई स्ट्रेंथ वाली कौन सी? FE415 और 500। कंटिन्यूस बीम अगर है तो 40 होगा और HYST के लिए 32 होगा। क्वेश्चन में हमें कंटिन्यूस तो दे दिया है, तो अब ये वाला होगा या ये वाला होगा, बट स्टील कौन सा वो हमें नहीं दिया है। तो हम दोनों के ही कोरस्पॉन्डिंग आंसर निकाल लेंगे और फिर जो मैच करेगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर है सबसे पहले तो आप ये भी चेक करोगे कि ये 2 वे है कि 1 वे है बीम। तो 3.5 डिवाइडेड बाई 3 ये लेस देन 2 आ रहा है, तो ये 2 वे बीम है। अगर 2 वे बीम नहीं होती देन तो फिर हम बीम वाले जो क्वेश्चन नंबर 26 में दिए है कि कंटिन्यूस स्लैब है 3 मीटर इंटू 3.5 मीटर साइज की। मिनिमम ओवरऑल डेप्थ इसमें क्या होगी जो डिफ्लेक्शन की लिमिट है क्राइटेरिया है उसको सेटिस्फाई करने के लिए। तो एक तो कंटिन्यूस स्लैब है, ये इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। आपको यहाँ पे पता करना होगा कि ये 1 वे स्लैब है या 2 वे स्लैब है। यहाँ पे आप रेशियो निकालोगे 3.5/3 तो ये लेस देन 2 आएगा, यानी ये 2 वे स्लैब होगी। अगर ये 1 वे स्लैब होती तो डिफ्लेक्शन के लिए हम वही क्राइटेरिया लगाते हैं जो बीम के लिए होता है, बट 2 वे है तो हम यहाँ पर ये स्लैब वाला लगाएंगे। स्लैब वाले में अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है तो माइल्ड स्टील के 35 होता है, FE415 और FE500 के लिए होता है 28। कंटिन्यूस बीम है उसके लिए होता है 40 और 32। तो यहाँ पर अब हमें कंटिन्यूस क्वेश्चन में दिया है तो हम इनके लिए वैल्यू चेक करेंगे। FE कौन सा है वो दिया नहीं है तो हम दोनों ही वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर जो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा करेक्ट होगा वो आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम ये सेंटीमीटर में दिए हैं ऑप्शंस तो इसको भी सेंटीमीटर में कर लेते हैं। 300 डिवाइडेड बाई 40, अगर 2 वे स्लैब है तो जो स्मॉलर वाला स्पैन है उसके लिए हम निकालते हैं डिफ्लेक्शन वाला क्राइटेरिया, चेक कर लगाते हैं ये। तो 300/40 होगा, ये आपका आ जाएगा 7.5। ये तो हो गया माइल्ड के लिए। और HYST के लिए आएगा 300 डिवाइडेड बाई 32, ये आएगा कुछ 9.375 के आसपास। तो 7.5 ऑप्शंस में दिया है तो यही हो जाएगा आंसर।
क्वेश्चन नंबर 27 में दिया है कि M15 ग्रेड का कंक्रीट है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होगा। यहाँ पर स्टील कौन सा है वो भी देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं है। हम माइल्ड स्टील एज्यूम करेंगे यहाँ पर कि Fe250 लिया गया है। देन मोमेंट जो रेजिस्ट कर सकती है कोई बीम वो इक्वल होता है M इज इक्वल टू क्यू बी डी स्क्वायर के, और ये Q है, ये होता है मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर जो हमसे पूछा गया है। ये डिपेंड करेगा स्टील कौन सा है और कंक्रीट कौन सा है। इसको निकालते कैसे हैं वो देखते हैं हम एक बार। बेसिकली ऐसा होगा स्ट्रेस डायग्राम, अगर हम WSM मेथड की बात करेंगे तो लीनियर होता है वेरिएशन। अब यहाँ पर कंप्रेसिव साइड का टोटल फोर्स क्या होगा, उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्ट्रेस डायग्राम है इसका पूरा एरिया निकाल लूंगी, जो आएगा हाफ XU इंटू सी, ये सी है एक्सट्रीम फाइबर पे जो कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये सिग्मा CBC से डिनोट करते हैं हम इसको। यहाँ पर ये तो इसका एरिया होगा, इसको अगर मैं विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया है। टोटल कंप्रेसिव फोर्स आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि यहाँ पर तो स्ट्रेस है 0, यहाँ पर स्ट्रेस है C, तो मैं एवरेज स्ट्रेस मान लेती हूँ, इसका लीनियर वेरिएशन है तो स्ट्रेस मैं मान लेती हूँ C/2। स्ट्रेस है C/2, एरिया कितना होगा इसका, ये डेप्थ है XU यहाँ से यहाँ तक की, और ये विड्थ है ये B है, तो दिस मल्टीप्लाई बाई XU इंटू B, ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स आ गया मेरे पास। अब मुझे मोमेंट निकालना है तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी लीवर आर्म से। लीवर आर्म क्या होगा, जो कंप्रेसिव फोर्स है इसका सेंट्रोइड होगा यहाँ पर टॉप से XU/3 डिस्टेंस पे, और स्टील वाला रेनफोर्समेंट है D डेप्थ पे, तो इनके बीच का डिस्टेंस होगा D - XU/3 जो कि लीवर आर्म होगा। तो मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पे अब क्या किया है, मैं XU को KD लिख सकती हूँ, जो LSM में भी हम करते हैं, WSM में भी करते हैं। हम पहले ये निकाल चुके हैं कि K की वैल्यू है वो ये होती है, या मैं ये कह सकती हूँ कि हमने पहले ये निकाला है कि XU/D शुड बी इक्वल टू MC/T + MC, ये हम पहले के क्वेश्चंस में निकाल चुके हैं। तो मैं XU को दिस मल्टीप्लाई बाय D लिख सकती हूँ, और इसको मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ K से, ये सारा का सारा है, इसको मैं K एज्यूम कर रही हूँ। तो मैंने XU को KD लिख दिया, C इंटू B एज इट इज आ गया, यहाँ पर भी XU को मैंने KD लिख दिया। इन दोनों में से मैंने क्या किया, D को बाहर ले लिया, अंदर आ गया 1 - K/3। 1 - K/3 को मैंने अलग से फिर से एक एज्यूम कर लिया कांस्टेंट जो कि है J, तो मैं इसको J लिख देती हूँ। इसको अगर मैं J लिखूं, इस वाले को लिख दूं J, ये CBD² इंटू K ये एज इट इज रह जाएगा। तो मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, हाफ CJK इंटू BD²। हाफ CJK है, इसको हम Q से डिनोट करते हैं इस इक्वेशन में देखें तो, और यही होता है मोमेंट रेजिस्टिंग फैक्टर। तो अब यहाँ पर आपको ये निकालना है, ये निकालने के लिए सबसे पहले तो आपको निकालना होगा K, फिर हम निकालेंगे J, और उसके बाद हम ये कैलकुलेट करेंगे Q। तो K अगर हमें निकालना है तो K होता है सिग्मा C, इस तरीके से लिखते हैं MC/T + MC। अब हम यहाँ पर कहीं पर तो C ले रहे हैं, कहीं सिग्मा CBC ले रहे हैं, तो आपको इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। बेसिकली कंक्रीट है वो एक्सट्रीम फाइबर पे अपने मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर हो, उसमें स्ट्रेस है वो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट पर हो, ऐसा जरूरी नहीं है, हो भी सकता है, उससे कम भी हो सकता है। तो ये वाली इक्वेशन तो जनरल है कि हमने लोडिंग लगाई तो बीम में स्टील में जो एक्चुअल में स्ट्रेस है वो तो है परमिसिबल स्ट्रेस, जिसको आई थिंक अपन हम सिग्मा ST से डिनोट करते हैं। तो हो सकता है कि स्ट्रेस सिग्मा ST के इक्वल हो या इससे कुछ कम हो, इसलिए हम इसको T से डिनोट कर देते हैं कि कम हो तो। C है, यानी कि एक्सट्रीम फाइबर पर स्ट्रेस जो एक्चुअल किसी टाइम पे है वो परमिसिबल वाले जो सिग्मा CBC है उससे कम भी हो सकता है और उसके इक्वल भी हो सकता है। तो अगर कम है तो मैं इसको C से डिनोट कर देती हूँ डिफरेंशिएट करने के लिए। अब इस वाले क्वेश्चन में तो हमसे पूछा रेजिस्टेंस फैक्टर, तो ये तो यहाँ पर मैक्सिमम कितना मोमेंट रेजिस्ट कर रहा है उसकी बात हो रही है, तो यहाँ पर हम C की वैल्यू सिग्मा CBC लेंगे और T की वैल्यू सिग्मा ST लेंगे। अब यहाँ पर अगर आप K निकालोगे तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 280, सिग्मा CBC की वैल्यू होती है 280 सॉरी M की वैल्यू होती है 280/3 सिग्मा CBC। तो M निकाल ले लोगे आप, यहाँ पे M की जगह ये रखोगे 3 इंटू 5,
सिग्मा सीबीसी या तो आपको दिया होता है, नहीं तो जो ग्रेड दिया है उसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये आप 3 से डिवाइड करोगे 15 को, तो सी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर सी, या फिर इसको सिग्मा सीबीसी में लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू आ जाएगी 5। 5 आ गई प्लस 140। एफ ही 250 अगर लिए है तो उसका लिए सिग्मा एस टी की वैल्यू होती है वो 140 होती है, ये आपको याद होनी चाहिए। 140 प्लस 280 अपॉन 2 इंटू 5 इंटू 5, एम की वैल्यू है ये तो, और इंटू सी। अब यहाँ पर ये हमने वैल्यूज रख दी, इससे आप क्या निकालोगे तो आएगा 0.4। एक चीज ध्यान रहे यहाँ पर कि इस इक्वेशन में सी है वो सिग्मा सीबीसी से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट एम का जो फॉर्मूला है उसमें सिग्मा सीबीसी ही है, वहां पर सिग्मा सीबीसी ही होगा जो कि 1/3 होगा कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ का। तो क्या आ गया मेरा इक्वल टू 0.4 डी। अब मैं जे निकाल सकती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 माइनस के बाई 3, 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाई 3, दिस विल बी इक्वल टू 0.867। अब आप क्यू निकालोगे हाफ इंटू 5 इंटू इसमें करोगे, अब आप ये 0.867 ऊपर वाला इंटू 0.4, और इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 0.87। कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ है लेकिन कंसेप्चुअल अच्छा क्वेश्चन है। और ये यहाँ पर आपका ऑप्शंस में देखें तो 0.87 ए में दिया है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी भी है कि आप एग्जैक्टली वैल्यू ना कैलकुलेट करके काफी हद तक इसमें अप्रोक्सीमेशन करते हो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि काफी दूर है ऑप्शंस। तो इस तरीके के ऑप्शंस भी एग्जामिनर सोच के देता है, क्वेश्चन का लेवल इजी टफ कर सकता है ऑप्शंस के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 28 में दिया है कि एक बार है जिसकी इफेक्टिव लेंथ एल है, उसको 45 डिग्री से डी डेप्थ से क्रैंक कर दिया गया है, तो उसकी क्रैंक्ड बार की लेंथ क्या होगी। जैसे ये कोई बीम है, इसके अंदर इस तरीके से ये कोई स्टील की रोड है जिसको ऐसे क्रैंक कर दिया गया, इंक्लाइन कर दिया गया है। ये टोटल यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ है वो एल है। तो अब अगर ऐसे क्रैंक कर दिया है, जैसे ऐसे कर दिया है, तो अब टोटल लेंथ क्या होगी। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए मैं एल में से ये वाली डिस्टेंस है एक्स, ये तो घटा दूं और इंक्लाइंड वाली डिस्टेंस जोड़ दूं, तो मेरे पास आ जाएगा क्रैंक्ड बार की टोटल लेंथ। अब इससे पहले जो हमने ऐसा क्वेश्चन किया है उसमें लिखा था कि दोनों साइड पे किया गया है क्रैंक, यहाँ पर ऐसा कुछ दिया नहीं है, तो हम एक साइड पर ही इसको अज्यूम करेंगे। एक साइड पर अज्यूम करेंगे तो ये एंगल अगर 45 डिग्री है, तो ये जो ट्राइंगल यहाँ पर बन रहा है, ये वाला ट्राइंगल, ये डिस्टेंस डी है, ये ए बी सी। इस ट्राइंगल में अगर मैं tan 45 डिग्री लिखूं तो ये इक्वल होगा ए सी, जो कि इक्वल है डी के, डी डिवाइडेड बाई एक्स, और tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो डी इक्वल आ जाएगा एक्स के। इसी तरीके से sin 45 डिग्री अगर लिखूं, दैट शुड बी इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई वाई इस वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ पर मेरा y की वैल्यू आ जाएगी d बाई साइन 45 डिग्री, और ये इक्वल आएगा √2d के। ये √2d के इक्वल आ गया। अब मैं इसको लिख सकती हूँ l माइनस डी प्लस √2d। l माइनस डी, √2 की वैल्यू होती है 1.414। मैं इसको राउंड ऑफ करके अगर 1.42 लिख देती हूँ तो ये आएगा। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 1l प्लस 0.42d। तो यहाँ पर आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा। अब ध्यान रखना है यहाँ पे बोथ साइड नहीं दिया है, अगर बोथ साइड होता तो फिर बी वाला करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर 29 में दिया है कि आरसीसी स्लैब है, उसमें जो मेन रेनफोर्समेंट है उसमें 10 सेंटीमीटर स्पेसिंग पे 10 mm डाया की बार्स दी गई हैं। अब यहाँ पर अगर हमें बार्स को रिप्लेस करना है, 10 mm की जगह हमें 12 mm की बार्स अगर देनी है तो स्पेसिंग क्या होगी। अब यहाँ पर कंसेप्ट क्या है कि पर मीटर लेंथ में जो रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होता है वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो पर मीटर लेंथ में जो रेनफोर्समेंट एएसटी जो है वो सेम रहना चाहिए। अब अगर 10 सेंटीमीटर की स्पेसिंग है, उसमें दी गई है एक बार,
मतलब इस स्पेसिंग पे बार्स हैं तो पाई बाई 4 इंटू 10 स्क्वायर इतना AST हमने दिया है कितने डिस्टेंस में, 10 सेंटीमीटर में। और हमने ये दिया है 10 सेंटीमीटर में, तो 100 सेंटीमीटर में कितना दिया है, इंटू 100। 1 सेंटीमीटर का निकाल लिया, डिवाइड बाई 10 और फिर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 मीटर का हमारे पास आ गया ये AST है। दूसरी टाइप की बार के लिए भी सेम होना चाहिए। वहां पर बार का डायमीटर है ये, स्पेसिंग मान लिया हो गई x, मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। x यहाँ पर सेंटीमीटर में माना है हमने, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप x को निकाल सकते हो यहाँ पर, 12 का स्क्वायर अपॉन 10 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा आपका 144 अपॉन 100 इंटू 10। ये x निकालना है तो दिस इंटू 10, तो ये आपका यहाँ पर आएगा 1.44, जो इक्वल आ जाएगा 1.44 इंटू 100, जो इक्वल आ जाएगा 14.4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी। ये सेम क्वेश्चन गुप्ता एंड गुप्ता में भी है। और न्यूमेरिकल जो भी क्वेश्चंस है उनका आप देखो कि जो किसी भी एग्जाम के हो पैटर्न ऑलमोस्ट सेम सा ही रहता है। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में काफी इजी लेवल का, टफ लेवल का, कॉम्प्लिकेटेड बनाया जा सकता है। न्यूमेरिकल्स में कंपैरेटिवली सेम से ही रहता है। तो अगर आपका न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आप किसी भी एग्जाम में अपियर हो रहे हो, आपको काफी बेनिफिट मिलेगा उसका। काफी बार होता है कि क्वेश्चन में कुछ उठपटांगी चीजें पूछ ली जाती हैं। क्वेश्चन पेपर ऐसा बना दिया जाता है कि रैंडम कुछ भी डेटा उठा के पूछ लिया, कुछ रैंडम फॉर्मूला पूछ लिया। ऐसे में फिर जिन स्टूडेंट्स का न्यूमेरिकल पोर्शन वीक होता है वो फिर भी उस पोर्शन में तो बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बाकी क्वेश्चन तो वैसे भी कोई आंसर नहीं कर पाता। तो ऐसे में भी काफी लीड मिल जाती है उन्हें बाकी स्टूडेंट्स से। इसलिए आप अगर इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करना चाहते हो, सेलेक्ट होना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर अपना न्यूमेरिकल पोर्शन स्ट्रॉन्ग बनाना ही पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है कि रिडक्शन कोफिशिएंट क्या होगा। एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ 4.8 मीटर है और साइज है 250 इंटू 300। तो CR की वैल्यू होती है ये आपको याद रखना चाहिए फॉर्मूला। अब आपको यहाँ पर जस्ट वैल्यूज रख देने हैं, तो CR आ जाएगा 1.25 इंटू 1400 हो जाएगा mm में, डिवाइडेड बाई 48 इंटू बी। अब ध्यान रखना है कि दो डायमेंशन यहाँ पर दी हैं, तो बड़ी वाली है वो डेप्थ होगी, स्मॉलर वाली है वो विड्थ होगी। तो यहाँ पर बी की जगह 250 आएगा, और इसको अगर आप सोल्व करोगे तो 1.25 ये हो गया 100, और इससे अगर आप इसको करोगे तो 0.4 आ जाएगा। दिस माइनस 0.4, यानी यहाँ पर आपका आंसर आएगा वो 0.85 आ जाएगा, जो कि दिया गया है ऑप्शन बी में। क्वेश्चन नंबर 31 में दिया है कि परसेंटेज जो पी है उसकी लिमिट क्या है एक कॉलम के लिए, मतलब मिनिमम क्या होगा, मैक्सिमम क्या होगा। कॉलम के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट है 0.8%। मिनिमम जो बार हम यूज करते हैं उसका मतलब जो बार हम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट में यूज करते हैं उसका मिनिमम डाया है 12 mm होना चाहिए, और मैक्सिमम होता है 6%। यहाँ पर अगर ऐसा दिया गया हो कि ओवरलैपिंग हो रही है तो और भी कम होता है, 6% की बजाय 4% ही होता है फिर, बट ओवरलैपिंग का कुछ नहीं दिया है यहाँ पर, तो सी होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है कि एक शॉर्ट कॉलम है 20 सेंटीमीटर बाई 20 सेंटीमीटर का, 4 उसमें बार्स हैं। बार्स का क्रॉस सेक्शनल एरिया हमें दे दिया है, AST डायरेक्टली दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। परमिसेबल स्ट्रेस कंक्रीट और स्टील के भी दे दिए हैं, और सेफ लोड पूछा है। परमिसेबल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस कंक्रीट के 40 है, स्टील के 300 है। तो सेफ लोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, परमिसेबल स्ट्रेस इन कंक्रीट डिवाइडेड बाय कंक्रीट का एरिया प्लस स्टील कितना लोड ले सकता है, AST इंटू परमिसेबल स्ट्रेसेस जो आपके स्टील के हैं। अब AC यहाँ पर हम निकालेंगे तो टोटल कंक्रीट का एरिया है, जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, ये 20 है, ये 20 है, और इसमें बीच में यहाँ पर दे दी गई है ये बार्स। तो कंक्रीट का एरिया कितना होगा, 20 बाई 20 में से हम स्टील वाला एरिया घटा देंगे जो कि है 20, तो 400 माइनस 20 ये आ गया 380 mm स्क्वायर, सॉरी सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिए हैं सारी यूनिट। अब 380 आ गया मेरे पास, C मेरे पास है, AST आ गया। अब मैं निकालूंगी क्या आएगा, 380 380 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 40 से, और AST हमारा है 20, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 300 से। इसको अगर आप ऐड करोगे तो आपका ऑप्शन जो आंसर जो आएगा वो आएगा
200 kg। और ऑप्शंस में ऐसा कुछ है नहीं, तो डी होगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 में दिया है कि ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट जो है, जिसको हम लेटरल टाइज भी बोलते हैं कॉलम में, उसमें उसका जो डाया है रेनफोर्समेंट का, वो 1/4 ऑफ द डाया ऑफ जो मेन रेनफोर्समेंट है उससे कम नहीं होना चाहिए, किसी के साथ में ये और किससे लेस नहीं होना चाहिए। तो 5/4 है एक क्राइटेरिया, और दूसरा है 6 mm, मतलब कहीं पर भी लेटरल टाइज का डाया 6 mm से कम नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा है कि फैक्टर लोड कैरिंग कैपेसिटी एक कॉलम की क्या होगी। M20 कंक्रीट है, Fe415 स्टील है, और कॉलम का क्रॉस सेक्शन है 350 इंटू 650। स्टील दिया गया है मिनिमम परसेंटेज जो कॉलम का रिक्वायर्ड होता है। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा फैक्टर लोड कैलकुलेट करने का, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC। ASC यानी कंप्रेशन में जो रेनफोर्समेंट है उसको हम ASC से डिनोट करते हैं। यहाँ पर आप वैल्यूज रखोगे 0.4 इंटू FCK की जगह रखोगे 20। अब यहाँ पर AC आपको निकालना होगा, ASC निकालना होगा। ASC क्या होता है, मिनिमम रेनफोर्समेंट 0.8% होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया है 350 इंटू 650, दिस इंटू 0.8 डिवाइडेड बाई 100, ये इसका 8% हो गया, ये 1820 आएगा। अब ये आया ASC। AC क्या हो जाएगा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया है 350 इंटू 650, उसमें से हम ये 1820 घटा देंगे। उसके बाद ये वैल्यू AC की आप यहाँ रख दोगे, 20 इंटू ये हो गया, फिर 0.67 इंटू FY की वैल्यू है 415, और ASC की जगह रखोगे 1820। ये वैल्यूज रख के इसको आप सोल्व करोगे तो ये 2311.49 कुछ आएगा, और ये ऑप्शंस में यहाँ पर कहीं पर भी है नहीं, सारे ही ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। इसमें दिया है कि एक रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम है जिसका साइज है 400 mm इंटू 400 mm। इसमें डायमीटर जो लॉन्गिट्यूडनल बार्स है उनका है वो यहाँ पर हमें दिया गया है 20 mm के इक्वल। पिच ऑफ लैटरल टाइज है वो क्या होगा। अब लैटरल टाइज की जो पिच है, उनकी जो स्पेसिंग है, उसके लिए 3 चीजें होती हैं। एक तो 300 mm, एक लिस्ट लैटरल डायमेंशन जो कि यहाँ पर 400 होगा, मतलब 400 इंटू 300 अगर होता तो फिर हम 300 लेते, और दूसरा होता है 16/5, तो 16 इंटू 20, तो इससे आ गया 320, यहाँ से आ रहा है 400, यहाँ से आ रहा है 300, इनका मिनिमम वाला है वो पिच होगा, तो सी आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है कि कोई कॉलम है जिसका साइज है 400 mm इंटू 400 mm, अनसपोर्टेड लेंथ है 5 मीटर, तो मिनिमम एसेंट्रिसिटी क्या होगी। जब हम कॉलम का डिजाइन करते हैं तो उसमें अगर एसेंट्रिक लोड नहीं भी आ रहा है तो भी हम उसको मिनिमम अमाउंट ऑफ एसेंट्रिसिटी के लिए हमेशा डिजाइन करते हैं, क्योंकि हो सकता है कि लोडिंग प्लेस करने टाइम एग्जैक्टली वो सेंट्रोइड पे वहाँ पे सेंटर पे रखी जा सके, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, थोड़ी बहुत एसेंट्रिसिटी आती ही है। तो ये पूछी हमसे एसेंट्रिसिटी की वैल्यू, और इसके लिए कोड में दिया गया है एक फॉर्मूला, ये होता है L/500 प्लस D डिवाइडेड बाई 30। L और D आपको mm में रखना है, तो 5 मीटर का हो जाएगा 5000 डिवाइडेड बाई 50। D की जगह लेटरल डायमेंशन होता है, तो ये होगा 400 डिवाइडेड बाई 30, ये यहाँ से आ गया 10, ये 40 डिवाइडेड बाई 3 13.3 आ गया, और ये इक्वल आ जाएगा 23.3, यानी सी होगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 में दिया है कि एक कॉलम है जिसकी इफेक्टिव लेंथ एक्स एक्सिस के लिए है वो 3 मीटर है अबाउट एक्स एक्सिस, और वाई के लिए 2.75 मीटर है। दूसरा कॉलम की डायमेंशन दी है और पूछा है कि शॉर्ट कॉलम है या लॉन्ग कॉलम है। तो शॉर्ट कॉलम और लॉन्ग कॉलम के लिए पहले हमें स्लेंडरनेस रेशियो निकालना होता है। अब यहाँ पे अगर ये है, ये होगी एक्स डायरेक्शन, ये होगी वाई डायरेक्शन, तो जब एक्स डायरेक्शन वाली जो लेंथ है उसके अबाउट मैं स्लेंडरनेस रेशियो निकालूंगी, तो ये एक्सिस के अबाउट अगर बेंड होता है तो लेटरल डायमेंशन यहाँ पर इसके परपेंडिकुलर वाली ये आएगी। वाई एक्सिस ये है, इसके अबाउट अगर बेंड हो रहा है, इसके अबाउट अगर मुझे स्लेंडरनेस रेशियो निकालना है तो उस केस में मैं ये वाली डायमेंशन लूंगी। तो यहाँ पर 2 स्लेंडरनेस रेशियो हमें निकालने होंगे, और अगर दोनों की वैल्यू ही 12 से कम आ रही है तो शॉर्ट कॉलम होगा,
किसी एक की भी अगर 12 से ज़्यादा आ रही है तो लॉन्ग कॉलम होगा। तो अब हम यहाँ पर निकालते हैं LEX, एक्स वाला कितना है 3 मीटर, यानी 3000 हो गया, डिवाइडेड बाई कौन सी वाली डायमेंशन, ये वाली डायमेंशन बड़ी वाली जो होती है वो डेप्थ होती है, क्योंकि यहाँ पर ये वाली डायमेंशन 600 mm होगी, तो 600 होगी तो ये आ जाएगा 5। दूसरा अगर LY वाले में निकालेंगे, LY वाले में क्या होगा, इस एक्सिस के Y एक्सिस के अबाउट बेंड होगा, तो B लेंगे, तो 2750 डिवाइडेड बाई 400, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो आई थिंक ये 9 पॉइंट कुछ सॉरी 6.8 आएगा। तो दोनों ही वैल्यू 12 से कम है तो ये शॉर्ट कॉलम की कैटेगरी में जाएगा। अगर हमने जो वैल्यू निकाली है अगर ये 3 से भी कम आती तो फिर ये पेडेस्टल होता। क्वेश्चन नंबर 38 में दिया है, क्वेश्चन नंबर 38 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और काफी ज्यादा गलतियां करते हैं स्टूडेंट्स में। जो हमने बीम में देखा था, बीम वाले चैप्टर में हमने देखा कि स्ट्रेस डायग्राम है वो ऐसे होता है, सॉरी स्ट्रेन डायग्राम है वो ऐसा होता है कंक्रीट के लिए। यहाँ पर 0 है स्ट्रेन, यहाँ पर 0.002 होता है, यहाँ पर 0.0035 होता है, और स्ट्रेस डायग्राम ऐसे है कि यहाँ से पैराबोलिक होगा और आगे जाके लीनियर हो जाएगा, यहाँ तक पैराबोलिक होगा 0.02 तक। अब इसमें अगर आपको बीम से पूछा गया या फिर ऐसे पूछा फ्लेक्सर में मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन कंक्रीट में कितना होगा, तो 0.0035 होगा। बट यहाँ पर आपसे पूछा गया है एक्सियल कंप्रेशन में, एक्सियल कंप्रेशन मतलब कॉलम की बात हो रही है, और यहाँ पर मैक्सिमम परमिसेबल होगा जो स्ट्रेन होगा वो 0.002 ही होता है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है वो सी होगा। और ऐसे क्वेश्चंस में जानबूझ के पहला ऑप्शन ऐसा दिया होता है जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 39 में दिया है कि एक रेक्टेंगुलर कॉलम है 300 mm इंटू 300 mm साइज का, 5 मीटर लॉन्ग है, रिस्टैंड है पोजीशन पे भी और डायरेक्शन पे भी, मतलब फिक्स स्टैंड है, दोनों ऐसे है, ऐसे कॉलम है, ये भी फिक्स है ये भी फिक्स है। तो L अगर लेंथ है तो इसकी इफेक्टिव लेंथ L/2 होता है थ्योरेटिकली जो होती है, रिकमेंडेड वाली इससे थोड़ी सी कुछ ज्यादा होती है। अब यहाँ पर रिकमेंडेड वाली पूछ ली है, जिसके लिए कभी कभी हो सकता है कि आपको फॉर्मूला याद ना हो, बट आपको थोड़ा सा इतना माइंड में रखना पड़ेगा कि रिकमेंडेड वाली स्लाइटली इससे ग्रेटर होती है, थोड़ा हम सेफ साइड में रखने के लिए थोड़ी ज्यादा ले लेते हैं ताकि हमारा जो सेफ लोड है वो थोड़ा कम आए और हम सेफ साइड में रहें। तो ये तो हो गई L/2 यानी 0.5L, और रिकमेंडेड वाली होती है 0.65L। तो अगर आपको रिकमेंडेड का फॉर्मूला नहीं भी पता है तो आप देखोगे कि हाफ करके 0.5L थ्योरेटिकली जो है वो होगी 5/2 यानी 2.5, और इससे स्लाइटली ग्रेटर होगी रिकमेंडेड वाली। तो आपको वैल्यू नहीं भी पता है तो भी आप आंसर कर सकते हो, और पता है तब तो आप निकाल ही लोगे 0.65 इंटू 5, जो 0.65 इंटू 5000, तो वैल्यू एग्जैक्टली 3.25 आई जाएगी आपकी। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया है कि एक शॉर्ट कॉलम है, स्क्वायर कॉलम है 500 बाई 500 का, सब्जेक्टेड है एक सर्विस लोड से 2000 किलो न्यूटन, अल्टीमेट लोड पूछा है, सर्विस लोड दिया है, अल्टीमेट लोड पूछा है, आप लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे और लोड फैक्टर होता है 1.5, तो 2000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 इंटू 1.5 तो 3000 आ जाएगा। तो क्वेश्चन तो आपका एक ऑप्शन से ही हो गया है, एक वैल्यू निकालने से ही। दूसरे में पूछा है मिनिमम लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट, ये होता है 0.8%, तो 0.8 इंटू यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इसको जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, तो 0.8 अपॉन 100 इंटू 500 इंटू 500, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो 2000 आएगा आपका। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पर दिया है कि स्क्वायर फुटिंग है कोई कॉलम की, उसमें सेफ बीयरिंग कैपेसिटी अगर 200 है, M20 ग्रेड कंक्रीट है, Fe415 स्टील है, और लोड जो लग रहा है वो है 1760 की लोडिंग है, सेफ बीयरिंग कैपेसिटी भी दे दी है। तो एरिया ही पूछे आपसे यहाँ पर जस्ट, अगर आपसे AST वगैरह पूछा होता तो थोड़ा टफ होता क्वेश्चन, बट यहाँ पर तो आपको एरिया ऑफ फुटिंग पूछा है, तो एरिया ऑफ फुटिंग क्या हो जाएगा, टोटल लोड जो लेना है डिवाइडेड बाय बीयरिंग कैपेसिटी, इसको अगर आप सोल्व करोगे तो ये 8 पॉइंट कुछ आएगा, राउंड ऑफ करके 9 हो जाएगा, ए आ जाएगा आंसर। तो ये यहाँ पर हमारा RCC का सब्जेक्ट खत्म होता है। नेक्स्ट होपफुली स्टील रहेगा।
आपको अगर और भी कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट का चाहिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन स्पेसिफिकली, तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।